नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी ने इस दुखद खबर के बारे में सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, उनका निधन हो गया है। आप देख सकते हो खबर, अजीत पवार समेत 4 और लोग मारे गए हैं इस प्लेन क्रैश में, जिसके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये बारामती रीजन में हुआ है। वो मुंबई से बारामती जा रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया इसके बारे में और बताया कि जो अजीत पवार जी थे वो लोगों के नेता थे, उनका ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ कनेक्ट था, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी थे और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर, जो एम्पावर करना है गरीब लोगों को, उसमें उनका काफी ज्यादा मतलब पैशन था। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बताया कि उनका जो अनटाइमली डिमाइस है ये काफी शॉकिंग है, सैडनिंग है और इसी की वजह से उन्होंने कंडोलेंसेस दिया उनके फैमिली को। आप सब जानते हैं शरद पवार उनके चाचा थे, चाचा और भतीजे की जोड़ी थी और आप सब जानते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में शरद पवार और अजीत पवार लंबे समय से रहे हैं और काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ऑल्दो रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जो एनसीपी है, जो पार्टी थी, उसमें ब्रेक हो गया, अजीत पवार अलग हो गए थे। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, आज सुबह की खबर आती है, पता चलता है कि मुंबई से एक प्लेन जो है आपका रवाना होता है। इनफैक्ट बताऊं तो 8:10, ठीक है, 8:10, ये मैप में आप देख सकते हो। मुंबई से ये जो प्लेन है, ये छोटा प्लेन है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जो प्लेन है वो आपका टेक ऑफ करता है और ये पहुंचना था बारामती में। यहां पर आप देख सकते हो बारामती, और गढ़ रहा है एनसीपी का बेसिकली। और यहां पर भी अगेन आप देखोगे तो ये पुणे रीजन में आता है, पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली उसके अंदर आता है बारामती। तो ये आपका लैंड होना था बारामती में और इसी में लैंडिंग के दौरान जो है ये पूरा क्रैश देखने को मिला है। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं एयरक्राफ्ट के बारे में, तो ये बिजनेस जेट था, लियर जेट 45। अगर ये पिक्चर आप देखोगे तो इस तरह का छोटा एयरक्राफ्ट होता है, करीब 8 लोगों के आसपास की कैपेसिटी होती है। और ये रजिस्टर्ड था जिसमें अजीत पवार जा रहे थे। इट वाज रजिस्टर्ड एज VTSSK और इसको ऑपरेट कर रहे थे एक प्राइवेट चार्टर सर्विस है VSR एविएशन, उनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। जहां पर क्रैश की लोकेशंस की अगर हम बात करें तो बारामती जो एयरपोर्ट है, ये जो मैंने आपको दिखाया बारामती एयरपोर्ट, यहां पर लैंड करते समय ये क्रैश हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो रनवे होता है, नॉर्मली प्लेन है तो रनवे के बीच में ये आपका लैंड होना चाहिए, लेकिन जो रनवे का एकदम साइड वाला एरिया होता है, सोल्जर जिसको कहा जाता है, यहां पर ये लैंड हुआ। और इसके कारण क्या रहे होंगे क्या नहीं वो थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन जैसे ही ये लैंड होता है तुरंत एकदम आग जैसा गोला जो है वो वहां से निकलता है और एक प्रकार से एक्सप्लोजन जैसा लोगों का कहना था वो देखने को मिला। इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसको इमीडिएटली जो है लाया गया। अच्छा, फैटेलिटीज की बात करें तो आप देख सकते हो अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तो मृत्यु हुई, साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 क्रू मेंबर्स थे, एक पायलट जो कमांड कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर, उन दोनों की मृत्यु हुई। साथ ही साथ अजीत पवार के जो एड हैं साथी थे, दैट इज PSO, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, और जो एक अटेंडेंट है। तो टोटल मिलाकर 5 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है। और जो ऑफिशियल्स हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने कंफर्म किया कि इनमें से कोई भी जो है सरवाइव नहीं कर पाया है। अगर हम ऑफिशियल रिस्पांस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो DGCA जो कि एविएशन की रेगुलेटर है, पूरी जांच करती है, उन्होंने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया एक्सीडेंट में। और यहां पर कई चीजों को एग्जामिन किया जाएगा, जैसे फ्लाइट डेटा हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई, जिसमें ब्लैक बॉक्स मिलना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे डेटा निकाले जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हिस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पायलट का कम्युनिकेशन कैसा था, अप्रोच प्रोसीजर कैसा था, वेदर उस समय कैसा रहा। ऑल्दो बोला जा रहा है कि वेदर क्लियर था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुणे और बारामती में अर्ली मॉर्निंग में कुछ फॉग जैसा चीजें भी हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वेदर तो एकदम क्रिस्टल क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड्स क्या रहा, तो ये सारी चीजों के बारे में जांच की जाएगी। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ध्यान रखिएगा, इसमें कई हफ्ते से लेकर कई महीने तक लग सकते हैं। इनिशियल फाइंडिंग्स जो है वो पहले दी जाती है, उसके बाद जो है डिटेल रिपोर्ट यहां पर आती है कि एग्जैक्ट कॉज क्या रहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में अगर आपको बताऊं तो जैसे ये लैंड मतलब क्रैशिंग हुई इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की, फायर फाइटर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीम सभी आ गए। जो मृतकों की बॉडीज हैं वो उसको वहां से ले जाया गया ताकि कोई सर्वाइव हो सके, बाई चांस कोई चीजें चमत्कार हो जाए तो हो पाए, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बच नहीं पाया। यहाँ पर आई विटनेस और विजुअल जो एविडेंस सामने आए हैं, जो वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, काफी दिल दहला देने वाले हैं। इनफैक्ट प्लेन जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टुकड़े में जो है आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका क्रैश होता है, मतलब जिस तरह से ये बर्न हुआ,
जो आग का गोला मैं कह रहा हूँ वो निकला। इसकी वजह से कोई भी बच नहीं पाया और यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट के वो आपका अलग अलग रनवे के अलग इर्द गिर्द एरिया में जो है देखने को मिला है। ये जो विजुअल्स है वो दिखाते हैं कि कितना वायलेंट क्रैश इम्पैक्ट था इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो किस वजह से हो सकता है, देखो अभी तो क्या है कि ये क्रैश हुआ है, अब इसमें लंबा समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादातर दुनिया में जहाँ पर भी चाहे छोटा एयरक्राफ्ट हो बड़ा एयरक्राफ्ट हो, ज़्यादातर केसेस में जो एक्सीडेंट होता है वो क्रिटिकल फेज में होता है। क्रिटिकल फेज मतलब या तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा हो, जैसे अहमदाबाद वाला आपको याद होगा, टेक ऑफ करते ही आपका क्रैश हो गया, या फिर एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर रहा हो। तो ये दो जो समय होता है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और इस केस में भी यही हुआ है, लैंडिंग के समय ये हो गया। तो एक तो हो सकता है मैकेनिकल और टेक्निकल फेलियर। मैं यहाँ पर न्यूज़ में देख रहा था, बताया जा रहा है कि 40 सेकंड पहले कुछ टेक्निकल फॉल्ट वगैरह में भी कुछ शायद समझ में आया होगा, मे भी एक बड़ा कारण होगा, या तो इंजन मैल फंक्शन किया होगा, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कुछ इश्यूज हो, हाइड्रोलिक या फिर इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हो, कुछ भी कारण हो सकता है। ऑल्दो मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी सेफ माना जाता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर पायलट या क्रू में कोई इश्यूज था क्या, ह्यूमन एरर कोई हुआ है, मिस जजमेंट हुआ है, ये सब आगे पता चलेगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसा था इसको भी थोड़ा देखना जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉग, कई बार जो विंड प्रेशर वगैरह होता है, विंड की वजह से एयरक्राफ्ट स्विंग हो जाता है, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं। एयरपोर्ट और रनवे का कंडीशंस कैसा था ये भी देखा जाएगा। मतलब अभी इस स्टेज पे आप एग्जैक्ट कोई कारण कह नहीं सकते हो, बस स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। खैर, जहाँ तक सवाल है अजीत पवार जी के बारे में, देखो 1959 में इनका जन्म हुआ था और एक्सपीरियंस्ड इंडियन पॉलिटिशियन में माने जाते हैं और जब क्रैश हुआ तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, पोजीशन पर थे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अभी तक इतिहास में आप देखोगे तो। एंड ही वाज नोन फॉर लीडरशिप इन स्टेट फाइनेंस एंड प्लानिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बजट है स्टेट का महाराष्ट्र का वो भी इन्होंने ही प्रेजेंट किया है और काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है बारामती और ब्रॉडर जो महाराष्ट्र के एरियाज़ हैं अगर आप देखें, कई सारे रोल्स में उन्होंने पोजीशंस निभाई हैं। कोलिशन गवर्नमेंट हो गया स्पेशली, तो कई दशक तक उनका जो है इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जहां तक सवाल है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर और महाराष्ट्र का इस समय जो सत्ता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई रूलिंग गवर्नमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले साल जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तो इसमें काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी आई थी महायुति गवर्नमेंट की। महायुति जिसमें 3 मेन पार्टीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो बीजेपी हो गई आपकी, फिर दूसरा शिवसेना। आप सब जानते हैं शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे वाला जो शिवसेना, मतलब दोनों में आपका डिवाइड देखने को मिला था, जो उद्धव ठाकरे वाला जो शिवसेना है और यहाँ पर शिंदे साहब का जो शिवसेना है, और यहाँ पर एनसीपी। तो शरद पवार और जो अजीत पवार है उनके बीच में अगेन डिवाइड देखने को मिला था। तो अजीत पवार के पास गया था ओरिजिनल सिंबल, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 288 सीट्स में महायुति गवर्नमेंट को 236 सीट्स आई है, 2/3 से भी ज़्यादा की मेजॉरिटी आई है, जिसमें बीजेपी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के ही पास है, शिवसेना के पास 57, एनसीपी 41। तो शिंदे साहब और जो अजीत पवार हैं दोनों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और यहाँ पर बीजेपी जो है आप सब जानते हैं इसको लीड किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ आप कह सकते हैं कि जो बजट हो गया, बाकी की कुछ चीज़ें हो गई, उसमें आपको वैक्यूम देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार मुंबई से जो बारामती आज जा रहे थे, लैंड होना था, तो अभी क्या है ना कि लोकल इलेक्शंस चल रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या है 3 फेजेस में लोकल इलेक्शन, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मुंबई का जो लोकल इलेक्शन हुआ था तो वो पहला फेज था। तो अभी बारामती और आसपास का जो रीजन है वहां पर कुछ लोकल इलेक्शंस होने थे, तो उसी के लिए आज 4 मीटिंग्स अटेंड करने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई होप कि अभी के लिए जो भी खबर थी मैंने आपको बताया है। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि अजीत पवार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और क्या बता सकते हो हमारे संविधान के अंदर इसको लेकर क्या पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का किसी भी राज्य में? अगर आप देखोगे 3 स्टेटमेंट दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट दी जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।